Okay, good evening, everyone. Today here we are going to discuss once again the capital structure theories. Capital structure theories. इनिशियली मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ इसको डिस्कस किया है क्लास में. थोड़ा सा हम आज इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. ठीक है. देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट factor of your organizations. ओके. ये डिसाइड करेगा कि आप अपने बिजनेस को कितने आगे तक ले जा सकते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ वंस यू डिसाइड योर कैपिटल स्ट्रक्चर यू कैन नॉट बी चेंजेस टाइम टू टाइम. ओके. यू हैव टू सेट अ प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर योर बिजनेस प्रोस्पेक्ट. Okay, so here we discuss about what are the important and what kind of capital structure we have and how to use our capital structure and what is the impact of that capital structure on your business. Okay, तो इसमें कुछ आपके पास जनरली 4 अप्रोचेस दी गई हैं. ठीक है. उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच है वो सबसे इम्पोर्टेंट अब पहली जो अप्रोच है वो है नेट इनकम अप्रोच. यानी कि यहाँ पे हम नेट इनकम से ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है या नहीं है. ठीक है. और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर हम उस तरह का स्ट्रक्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाने की कोशिश करते हैं या फिर बनाते हैं. ठीक है. तो सब इसमें क्या है, सपोज दैट कि ये एक ग्राफ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है. दिस इज द लीवरेज. ठीक है. एंड दिस इज द कॉस्ट कैपिटल. ठीक है. ये कॉस्ट हो गई आपकी और ये लीवरेज हो गया आपकी. ठीक है. जो भी कॉस्ट है इसमें आएंगे. और लीवरेज का मतलब ये है कि जनरली कंपनीज क्या करती हैं कि वो बिजनेस करती हैं इक्विटीज में. ठीक है. इक्विटीज से अपना बिजनेस स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे वो डेट कैपिटल की तरफ मूव ऑन करती है. तो इसमें हम उसी का देखेंगे कि डिफरेंट लीवरेज की डिग्री पे आपके बिजनेस का क्या इम्पैक्ट होता है और क्या उसमें चेंजेस होते जाते हैं. ठीक है. तो सपोज दैट अगर आपने इक्विटी में काम किया so this is your cost of capital because there is only one mean of KE, cost of equity. There is only one mean. ठीक है. केवल एक ही मीन है आपके पास जिससे कि आप अपनी कैपिटल को ले सकते हैं. ठीक. अब क्या किया हमने सोचा क्योंकि KE ये है. ठीक है. KE मतलब हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक. KO हो गया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो भी आपके यहाँ कैपिटल है उसकी कॉस्ट. अगर आपका के यहां है तो नेचुरली है के ओ भी इधर ही होगा क्योंकि एक ही मीन है आपके पास. तो जितना आप इक्विटी कैपिटल को लेंगे वही रेट आपका क्या चलता रहेगा इन ऑल डिग्री ऑफ लीवरेज में. ये कॉस्ट आपकी वही चलती रहेगी. ठीक. लेकिन जैसे जैसे आप क्या करेंगे, अब इसका असर देखिए कि ये कैसे काम प्ले करता है. अगर मैंने क्या किया, डेट कैपिटल लेनी शुरू की. हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम एनआई अप्रोच की बात करते हैं ये हमेशा ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट. यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा डेट से महंगी होगी. ठीक. तो अगर इक्विटी की कॉस्ट यहां है तो डेट की कॉस्ट हमेशा उससे नीचे होगी. ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं डेट के पोर्शन को अपनी फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं केडी, तो जी ये केओ है. ये केओ अपना रंग बदलना शुरू कर देता है. रंग ऐसे बदलता है कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है, ये जो कैपिटल है, ये इस तरह से डाउन होने लग जाता है. ओवरऑल कॉस्ट. अब ये जो यहां थी
जो आपका क्यू यहां था वो क्यू यहां से शुरू होके धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है, फिर एक पॉइंट पे जाके ये स्टडी हो जाता है। ठीक, ये नीचे को फ्लो करने लगता है। बोला ऐसे होता है इस, जब भी हम इसमें डेट कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं ये धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो जाता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, ये क्यू जो है ये यहाँ नीचे आने शुरू हो जाती है, और आप जो है इस इक्विटी के पोर्शन को कम करते हैं। ठीक है, इस इक्विटी के पोर्शन को कम ये करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या है कि पहला तो ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगी। ठीक, उसके बाद क्या है कि देयर इज नो टैक्स, यहां पे टैक्स का कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, देयर इज नो टैक्स, कोई भी टैक्स की बात नहीं करेगा, यहाँ पे टैक्स का कोई मतलब नहीं है। आप हम मतलब अगर हम टैक्स रखेंगे तो फिर एडवांटेज हो जाएगा डेट कैपिटल, तो उसने कहा कि जो यहाँ पे टैक्स का कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए। ठीक, एंड देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क एसोसिएट, जो रिस्क का पोर्शन है उस रिस्क के पोर्शन में इस ऑल डिग्री ऑफ लीवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। देयर इज नो सच रिस्क इन्वॉल्व, यानी कि अगर जो जीरो पे रिस्क है वही यहाँ पे भी रिस्क होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोला कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये एजम्पशंस अगर आपके फॉर्म में हैं और अगर आप इनको लेते हैं तो ये इस तरह से फंक्शन करना शुरू कर देगा, ये इस तरह से काम अपना करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये हमारा कहता है एनआई अप्रोच। अच्छा, अब ये कैसे फंक्शन करता है वो हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे इसका, उससे हम समझेंगे कि ये किस तरह से नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मैं चलो पहले मैं एग्जांपल ही बता देता हूं आपको कि एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह का फंक्शन करना शुरू करेगा, कैसे ये इंप्लीमेंट होता है। ठीक, सपोज दैट कि किसी कंपनी का जो ईबीआईटी है वो ईबीआईटी है 2 लाख। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल दिया कि ईबीआईटी है 2 लाख रुपए, कंपनी के पास जो है 8% 5 लाख के डिवेंचर है। ठीक है, 8% 5 लाख के डिवेंचर, दीज आर द डिवेंचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डिवेंचर है आपके पास। ठीक, एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%, एंड इक्विटी है 10%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और प्रॉफिट गेन करने का। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल निकालने की हम कोशिश करते हैं यहां पे कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या होगी। ठीक, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल करने की कोशिश करेंगे कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या है। ठीक है जी, तो पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेंगे, अभी इतना ही समझिएगा। ठीक है, अब अगर हमने क्वेश्चन करना शुरू किया, ये हमारे पास क्वेश्चन जो था तो मैंने यहाँ पे लिखा थी ईबीआईटी, ये है हमारे पास 2 लाख। इस ईबीआईटी में से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका, आपके पास डिवेंचर है 5 लाख 8%, तो 8 बजे 40, यानी कि 40,000 आपका इंटरेस्ट आप हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 1,60,000 रुपए हमारे पास यहाँ बचे। ये 1,60,000 रुपए हो गया, ये अर्निंग ऑफ फॉर इक्विटी हो गया, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर्स उसके लिए कितने रुपए बचे। अब इसने बोला कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो केई है वो है 10%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 10%। ठीक, तो एक फॉर्मूला आता है आपका कि आपको इक्विटी की वैल्यू निकालनी है, तो इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल 1,60,000 टोटल हम इक्विटी कैपिटल निकाल रहे हैं कि हमारे पास इक्विटी कैपिटल कितनी होगी। बोलो वो 10% है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, यानी कि जितनी इक्विटी है उसका 10% आपका अर्निंग फॉर इक्विटी रहेगा। तो यानी कि 1,60,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, यानी इक्विटीज, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई आपकी 16 लाख।
यानी कि फॉर्म में जो है वो 16 लाख क्या है आपके पास, इक्विटी कैपिटल है। डेट कितनी है, 5 लाख, ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में 5 लाख डेट 8% पे, यानी कि जो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म है वो है 21 लाख। ठीक, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म इज 21 लाख। ठीक है, आप इसको एस से डिनोट कर सकते हैं, आप इसको डी से डिनोट कर सकते हैं, और इसको वी से डिनोट कर सकते हैं, एस प्लस डी। शेयर प्लस डिवेंचर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू शेयर प्लस डिवेंचर, यानी कि इक्विटी प्लस डेट 21 लाख रुपए, ये हो गया आपका। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे हम कि आपके पास टोटल है, सॉरी टोटल आपको जो ईबीआईटी हो रहा है वो 2 लाख रुपए हो रहा है। ठीक है, जो आपके पास कैपिटल है वो है 21 लाख, ठीक, इंटू 100, यानी 9.52% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म। यानी इस क्वेश्चन में, पहली सिचुएशन में हमारे पास केडी है हमारा कितने परसेंट, 8%, केई 10%, और ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म यानी कि सॉरी केओ, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म केओ है हमारे पास 9.52। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये 3 चीजें निकाली है कि जी एक सिचुएशन है ये कि हमारे पास ये ऐसा है। अब थोड़ा इसमें एडवांस चलते हैं, ये तो नॉर्मल सिचुएशन होगी। अब आप बोलोगे कि जी इसमें तो हुआ ही नहीं कि आपने इक्विटी बढ़ाया और डेट की कैपिटल नीचे चली गई, वो इसका नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे हम, अभी बताता हूं मैं आपको। अब कंपनी चाहती है कि मैं अपने यहां 2 लाख रुपए और रेज करना चाहती है। ठीक, कंपनी चाहती है कि मैं 2 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल रेज 2 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल एट द रेट 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर को 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करना चाहती कंपनी, 8% जिन पे इंटरेस्ट हो। ठीक है, कंपनी ने सोचा अब हमें ये बताना है कि अगर हम ये 2 लाख रुपए डेट के से इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, डिवेंचर इशू करेंगे 2 लाख रुपए के, तो अब उसका इंपैक्ट हम क्या देखेंगे, जबकि आपका ईबीआईटी बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब देखिए हमारे पास पुराने जो हमारे पास डेट थी वो 5 लाख रुपए की थी, अब जो 2 लाख रुपए की और हो गई, तो टोटल हमारे पास जो डेट है वो 7 लाख रुपए की हो गई, है ना। टोटल जो डेट है वो हो गई हमारे पास 7 लाख रुपीस। अच्छा जी, अब ईबीआईटी तो 2 लाख रुपए रहा, इसमें से लेस किया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इस 7 लाख पे लगेगा, इस 7 लाख का 8%, तो 56,000 रुपए हो गए। यानी कि जो इक्विटी होल्डर के लिए बचा वो 1,44,000 रुपए बचे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ईबीटी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, या अर्निंग बिफोर टैक्स भी इसको बोल सकते हैं, या अर्निंग फॉर इक्विटी भी बोल सकते हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी। ठीक, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इतना रुपए बच गया। अब एक चीज हमें दे रखी है वो है के है 10%, ये 16% है ना, और पैसा हमारे पास बच रहा है 1,44,000 रुपए। तो इस केस में अब इक्विटी कैपिटल कितनी होगी, क्योंकि डेट को रेज किया 2 लाख रुपए से, तो अब इक्विटी कितनी होगी, वहां पे हमने कैसे निकाला था, तो एस इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी 1,44,000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनकम, यानी के 10% कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जब अर्निंग फॉर इक्विटी 1,44 बची, इसका मतलब इसके 10 गुना आपके पास इक्विटी होगी, क्योंकि ये कह रहा है कि जो के है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो अर्निंग रेट है इक्विटी का वो 10% है, यानी कि जितना लगाएंगे उसका 10% मिलेगा। तो ये 10% की वैल्यू, अब हमें 100% निकालना है, तो 1,44 डिवाइड बाय 10
इंटू 100। तो इससे हम निकालेंगे एस की वैल्यू कि आपके पास जो एस होगी वो होगी 14,40,000। ठीक है, ये 10 ये यहां से ये कट जाएगा और इससे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहां पे भी हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, 14,40,000 रुपए आपके पास यहां पे बच जाएंगे। पुराने वाले में जो आपके पास जो इक्विटी बच रही थी वो इक्विटी थी 16 लाख। ओल्ड वाले में कितनी थी? 16 लाख। देखो इक्विटी का पोर्शन कम हुआ, 14,40,000 आ गया। 16 लाख की जगह 14,40,000 आ गया। जब 2 लाख रुपए इसने डेट कैपिटल रेज करना चाहे कि बोले मैं 2 लाख रुपए और डेट कैपिटल बढ़ा रहा हूं अपनी फर्म में, और ये 2 लाख रुपए में केवल डिवेंचर से बढ़ाना चाह रहा हूं, तो वहां पे क्या हुआ? आपका प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो डेट का पोर्शन भी कम हो गया। डेट का पोर्शन कम हो गया, हमारे पास डिवेंचर कितने हैं? डिवेंचर आपके पास है 7 लाख के। पिछली सिचुएशन में थे 5 लाख के। ये पीछे वाली सिचुएशन है। यहां का टोटल हो गया आपका 21,40,000 और यहां का था केवल 21 लाख। ठीक, यानी वी भी बढ़ गया है आपका, आपके वी बढ़ा है। लेकिन हम तो यहां पे केओ की बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम डेट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका केओ नीचे जाता है। तो ठीक है, केओ निकाल लेते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, आपके पास अर्निंग है 2 लाख। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो है 21,40,000 रुपए, और इंटू 100 तो इसमें कॉमन मान के चलो, ये इसमें आता ही आता है, इंटू 100 यानी 9.35। अब देखो इक्वेशन, केडी दूसरी सिचुएशन में भी 8% था, केई दूसरी सिचुएशन में भी 10%, इस सिचुएशन में भी 10% है। केओ पहली सिचुएशन जब हमारे पास जो डेट कैपिटल थी वो 16 लाख रुपए की थी, और इक्विटी कैपिटल 16 की थी और डेट कैपिटल 5 की थी, तो उस केस में 9.35 था। लेकिन जब हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेट का पोर्शन बढ़ाया तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म इज गोइंग टू डाउन। देखो 9.52 से 9.35 हो गए। 2 लाख रुपए के हमने एडिशनल जो कैपिटल है वो अगर डेट के थ्रू मंगाई है, डिवेंचर इशू करके मंगाई है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो नीचे गई है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म। अंडरस्टैंड? तो ये ऐसे ही प्ले करेगा मार्केट। ठीक है, जब आप डेट पोर्शन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म की ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है, वो डाउन होगी और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखो ये 21 लाख से 21,40,000 रुपए हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि आपने इसकी यहां पे 9.5 था 21 लाख के लिए, तो हमें कहें कि 21,40,000 रुपए की अगर हमें कैपिटल बढ़ानी तो नेचुरली ये बढ़ना चाहिए था। लेकिन नहीं, क्योंकि लीवर्ड फर्म है, यानी कि इसमें डिवेंचर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो जब डिवेंचर के थ्रू हम अपनी इनकम को मंगाएंगे, अपनी कैपिटल को मंगाएंगे, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस अप्रोच में, इस वाली अप्रोच में, जो ये वाली अप्रोच है एनआई अप्रोच, एनआई अप्रोच में क्या होता है? नंबर 1, केडी इज कांस्टेंट। नंबर 2, केई इज कांस्टेंट। नंबर 3, केओ इज डिक्रीज, and number 4, V, overall value of the firm is increase। जब हम इस मेथड्स के थ्रू काम करते हैं तो हमारा ये इस तरह से इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, ये ऐसे जाता है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी एनआई अप्रोच। अब हम बात करते हैं दूसरी अप्रोच का। ठीक है, दूसरी अप्रोच आपके पास है एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच।
इसमें क्या होता है, इसमें बोला ऐसा होता है कि भाई वो सारी चीजें तो सेम होती हैं, जो कांस्टेंट होना है, मार्केट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है कांस्टेंट होगी, इसमें वैल्यू ऑफ द फर्म जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहां बढ़ रही थी पहली वाली में, यहाँ पे 21 की 21 ही लाख रुपए रहेगी, यानी कि फर्म की वैल्यू के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो वैसी रहती है। तो बोला इसका असर क्या होता है, इसमें असर ऐसा होता है कि जी केडी तो कांस्टेंट रहता है, केओ भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो केई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आपका इंक्रीज होता है नेट इनकम अप्रोच में। केई का पोर्शन जो है वो इंक्रीज होगा, बाकी चीजें जो है वही रहेंगी, सेम रहेंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जितना का है वो उसका पोर्शन उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोला जी ऐसे कैसे होता है, ठीक है, ऐसे कैसे होता है, यानी इसके जो नियम निकलेंगे वो ये होगा कि केओ कांस्टेंट, केडी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा। जब हम इसके इस अप्रोच के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो इस तरह से चेंजेस हो जाएगी, उसमें मतलब कोई फर्क नहीं आएगा, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म इज गोइंग टू बी सेम। ठीक, इस पे हम क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। अब हम तीसरी वाली अप्रोच की बात करते हैं, जो तीसरी वाली अप्रोच है, ठीक है, तो तीसरी वाली अप्रोच है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, अच्छा इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा होता है कि जी आपका जो केडी है वो एक लेवल तक तो क्या रहेगा, बोला कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें ज्यादा ट्रेड करेंगे तो एक लेवल तक तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ भी ऐसा ही होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमेशा बोला एक लाइन में चलती रहेगी ऐसे, ठीक, लेकिन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म या कॉस्ट ऑफ द फर्म पहले क्या होगी, डिक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट होगी, और फिर उसके बाद ही अप लेना शुरू हो जाएगी। ये बताता है। ठीक है, यानी कि अगर इनको सीधी लाइन में खींचे तो ये ऐसे, ये पहले तो ऐसे आएगा, फिर थोड़ा सा सीधे हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा। केडी हमेशा एक सर्टेन लेवल तक तो सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर अप होना शुरू हो जाएगा। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बोला ये इस तरह का चलता है। और इसी पे हम क्या करते हैं, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, जहां पे कि हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे कम हो। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा डिप होना शुरू हो जाएगा ऊपर, तो बोला ये हमारा है कि हमें इस लेवल पे हमें अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए, यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट सबसे कम है, यहाँ पे लाना चाहिए। तो इस पोर्शन में जितना इक्विटी है उतना आपके पास होना चाहिए, जितना डेट है उतना आपके पास होना चाहिए, तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है सबसे कम यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये डिग्री ऑफ लीवरेज है, ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो शुरू में क्या करेगा, सीधे चलेगा, फिर डेट की कैपिटल बढ़ जाएगी, ये एक बार पहले तो डाउन होगा, फिर सीधा हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है ये अप होना शुरू हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमेशा की तरह एक सीधे लेवल पे चलती रहेगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो तो हमेशा इंक्रीजिंग लेवल पे जाता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी जनरली तीन अप्रोचेस हैं। इन तीनों अप्रोचेस के कुछ एजम्पशंस हैं। तो एजम्पशंस ये है कि एक तो आपका जो है केवल दो ही तरीके से आप कैपिटल यूज कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पहला जो एजम्पशन है वो पहला एजम्पशन है, देयर इज ओनली टू मीन ऑफ फाइनेंसिंग। दो ही मीन है आपके पास फाइनेंस के, एक है डेट और दूसरा है इक्विटी।
दो मीन है आपके पास, तीसरा कोई नहीं है। दूसरा क्या है, इन सब में हमेशा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ज्यादा होगी। तीसरा, लेवल ऑफ रिस्क हमेशा एक जैसा होगा। चौथा, देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, यहां पे टैक्स की कोई वैल्यू नहीं है, टैक्स हमेशा जीरो रहेगा, टैक्स को हम यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो नंबर 5 है, वो नंबर 5 ये कहता है कि देयर इज 100% डिविडेंड पे आउट, यहां पे हमेशा 100% डिविडेंड पे आउट रेशियोज रहेगा। आपके पास जो भी पैसा बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, आप उसको उनको दे देंगे, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वो हमेशा आपका बराबर रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा बराबर होना चाहिए, वो ये कहता है। ठीक, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर ये एजम्पशंस आप यूज कर रहे हैं इनमें, तभी ये तीनों अप्रोचेस आपके एप्लीकेबल होती हैं, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं, उनके लिए एजम्पशंस होने बहुत जरूरी है। तो 3 अप्रोच हमने पढ़ी कैपिटल स्ट्रक्चर की। ठीक है, चौथी जो अप्रोच है वो है एमएम अप्रोच। ठीक है, एमएम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये बिल्कुल वो कहता है कि ये एजम्पशंस होना ही चाहिए, बिना इसके कोई काम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसका ये कहना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट, किसी भी फाइनेंशियल उसमें घटत बढ़त कुछ नहीं होती है, एक सर्टेन लेवल पे चलते हैं। ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये यहां से यहां पहुंच सकता है, यहां से यहां पहुंच सकता है, लेकिन चलेगा एक फ्लैट रेट पे। ठीक है, इसकी अपनी एक आर्बिट्रेज प्रोसेस है। वो आर्बिट्रेज प्रोसेस ये है कि वो ये कहता है कि जी ऐसा है कि आप अगर पानी भर रहे हैं कहीं किसी बर्तन में, अगर आप नल पे गए हैं और वहां पानी भर रहे हैं, तो आपने बर्तन जैसे ही लगाया, जब वो बर्तन आपका फुल भर जाएगा तभी आप दूसरा बर्तन लगाते हैं। ठीक है, जब वो बर्तन भर गया उसमें उतना ही पानी आना है, उससे ज्यादा पानी आना ही नहीं है, फिर वो गिरना शुरू हो जाएगा। गिरना शुरू हो जाएगा तो नेचुरली आपको दूसरा बर्तन उसमें लगाना पड़ेगा। या जैसे हम पानी पीते हैं तो एक लेवल तक हम अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद हमें पानी की कोई जरूरत नहीं होती। वैसे बोला यहां होता है, यहां क्या होता है कि सपोज आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, लोग उसको ज्यादा चाह रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, एकदम से हाई हो जाएगी, फिर वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। फिर आप क्या करते हैं, बोला दूसरा मीन स्टार्ट करते हैं। दूसरा मीन हमारे पास क्या है, डेट। जब हम डिवेंचर में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो अपने इक्विटी के पोर्शन को बेच के डिवेंचर के पोर्शन में काम करना शुरू करते हैं। इक्विटी, सपोज हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर है, अब हमने वो 8,000 कर दिए, 2,000 के हमने डिवेंचर ले लिए। फिर इसी तरह हमने 6,000 पे आ गए, 6,000 हमने अपनी इक्विटी कर ली और 4,000 के हमने अपने डिवेंचर कर लिए। तो इस तरह से आप ट्रेड करना शुरू करते हैं टिल जब तक कि फिर वो मार्केट एकदम कांस्टेंट ना हो जाए, दोनों की वैल्यू बराबर ना हो जाए। अब जब लोग फिर से डिवेंचर में ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी को कोई पूछेगा नहीं, इसलिए इक्विटी के प्राइस डाउन हो जाएंगे। बोले ये प्रोसेस ऐसी चलती रहती है, ये सर्कल है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डेट किया है तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, और लोग आर्बिट्रेज प्रोसेस का यूज करेंगे, और वो आर्बिट्रेज प्रोसेस एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट होती रहेगी जब तक कि मार्केट एक लेवल पर ना आ जाए। तो हमेशा मार्केट पूरा एक साम्य स्थिति में बनने के लिए, एक कांस्टेंट सिचुएशन में बनने के लिए ये प्रोसेस जो है इस तरह से चलता रहता है, और दोनों के वैल्यूज वो पैरेलल चलती रहती है। ठीक है, जब आप किसी चीज को ज्यादा मांगेंगे मार्केट में तो नेचुरली है कि उसके प्राइस हाइक होंगे। ठीक है, और दूसरे को नहीं मांगेंगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि उसको कोई पूछेगा नहीं। ठीक, लेकिन जब आपने इसको ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया तो फिर इसके प्राइस एकदम से हाइक, वो आपकी पहुंच से बाहर, फिर आपने दूसरी चीज से शुरू कर, फिर मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी कम हो जाएगी। तो बोला ये सीसॉ है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए ही ऐसे करता रहता है।
और जब वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है तो तब वहां पे ये फर्क नहीं रहता कि ये डेट है या इक्विटी है या ये किस में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है वो है थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारे। ठीक है, ओके।